Hello everyone, welcome to our channel MedJX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So आज के सेशन में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक्स. तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर. एंड या तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन. कुछ ऐसी बातें हैं जो पी ब्लॉक के बारे में हम लोगों को मालूम होती भी हैं और होनी भी चाहिए. देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सब शेल, ये सब बातें हमने वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी हैं. बट अगर हम पी ब्लॉक स्टार्ट करें तो एक बार जनरल चीजें हम लोग देख लेते हैं. तो पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक कहते हैं. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पी ब्लॉक कितने होते हैं? 6. कहां से कहां तक? 13th से 18th तक. अब इसमें ना हर तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, चाहे मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, मेटेलॉइड्स हो. इस ब्लॉक में हमको हर टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसे हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, वो आपकी Ns प्लस Np इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बोरोन. बोरोन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p1. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. 2s प्लस 2p कितने हैं? 3. तो इसकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी आपकी +3. आप उसके आगे क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे, +3. इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली की +5, कार्बन की +4, ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NsN2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो 6, वैसे ही हेलोजन्स की 7. तो आप इस तरह से उसी को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं. चलिए, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन बातें थी. अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. तो देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो NS2 Np 1 to 6 p में ही आपका इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है यहाँ पे. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हमारे पास सेकेंड ग्रुप से ये शुरू होते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो सेकेंड पीरियड है ना, ये n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे सेकेंड पीरियड है. तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकती हूँ? 2s आएगा, 2p आएगा. अच्छा 2s तो पूरा भरा होगा है ना. p में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो p में इलेक्ट्रॉन 1 से 6 तक एंटर हो सकते हैं. मैं यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, मैं ग्रुप 13, 14, 15, 16 की अलग से नहीं लिख रही हूँ. हमें बस p में इलेक्ट्रॉन चेंज करना है. 13 ग्रुप होगा तो p में 1 इलेक्ट्रॉन, 14 होगा तो p में 2 इलेक्ट्रॉन, 15 होगा तो 3, 14 हो सॉरी 16 होगा तो 4, इस तरह से. ठीक है, और 17 होगा तो 5, और हमारे पास अगर 18 होता है तो p6. चलिए अब थर्ड पीरियड. ये चीजें मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी सिखाई हैं, किस तरह से कौन से पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स आते हैं. जिन बच्चों को कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है वो प्लीज अपना, मैं हमेशा बोलती हूँ इनऑर्गेनिक में आपको या और भी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी आपका बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, ये सबकी नॉलेज हमें होनी चाहिए. ठीक है, फिर आता है नियॉन, थर्ड पीरियड. तो कहां से शुरू होगा? 3s आ जाएगा 3p, यहाँ पे भी 1 से 6. अच्छा फोर्थ एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है कोई तो, देन क्रिप्टॉन. अब डी भी एंटर हो जाएगा ना फोर्थ शेल से. फोर्थ से तुम्हें पता है कि डी आना शुरू हो जाता है, तो डी पूरा भरा होगा. चलिए अब 5. अच्छा यहाँ पे आर्गन था, आई एम सो सॉरी, हियर इट इज आर्गन. ये है तुम्हारा यहाँ पर आर्गन. देन 3d आ चुका है तो तुम्हारा 4d आ जाएगा, 5s आ जाएगा एंड 5p 1 to 6. सिक्स पीरियड में जाओगे, जिनॉन. अब तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? एफ भी आ जाएगा ना, सिक्स पीरियड से हमारा एफ आना शुरू हो जाता है. तो एफ कौन सा आएगा हमारा? एफ आता है तुम्हारा 4f. देन 5d 10, 6s2, 6p 1 to 6. फिर तुम्हारा सेवेंथ पीरियड है तो रेडॉन, एंड देन यू हैव 5f 14, 6d 10, 7s2, 7p 1 to 6. तो ये हो गई तुम्हारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब आपको अगर किसी भी एलिमेंट की लिखनी हो, जैसे मान लो तुम्हें लिखनी है बोरोन वाले ग्रुप की, तो बोथ
या बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ क्या चेंज करना है, आउटर वाला। इसके लिए क्या होगा 2s2 2p1, इसके लिए क्या हो जाएगा 3s2 3p1, गैलियम के केस में 3d10 4s2 4p1, क्योंकि ये हमने आउटर लिख दी है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि p में एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप 13 में, फिर 14 में जाओगे तो p में ही एंटर होना है। कार्बन का लिखना हो जैसे तुम्हें, तो तुम्हें पता है इट विल बी 2s2 2p2, फिर उसके बाद बाकी की भी तुम लिख सकते हो, है ना। तो ये आप अपने आप ट्राई करके लिखोगे, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको प्लीज कंप्लीट करना, ये मत सोचना कि हमें आता है, जस्ट ट्राई टू राइट ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होता है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट? द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। s इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। कौन से s इलेक्ट्रॉन, कहाँ के s इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते हैं? तो रीजन है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द आउटरमोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली अटैच्ड बाय द न्यूक्लियस। तो अभी ये मैं आपको बता दूं कि हमें कहाँ कहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट देखना होता है। सो बेसिकली हमारे पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 है, नाइट्रोजन, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, कैसे याद रखते हो तुम, निमोनिक्स अपने अपने आप लोगों ने बना के रखे होंगे ऑलरेडी। सो अब मैंने अगर नाइट्रोजन की मैं आउटर मोस्ट, ये पूरे ग्रुप की अगर मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, जो कि मैंने पिछले में आपको लिखे बताया हुआ है, तो जरा देखो इसे। ये आगे कॉन्फ़िगरेशन लिख के समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो ग्रुप 13 है, ग्रुप जनरली हम किस में देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप 13 14 एंड एक मैं यहाँ पे 15 भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 16 में भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इनमें जनरली 13 14 15 में देखा जाता है। तो देखो आप लोग यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मेरे इंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये आगे आप ऐड कर सकते हो ना, हीलियम वगैरह होगा, नियॉन। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या है तुम्हारा आर्गन, है ना। अगली वाली तुम्हारी क्या होगी क्रिप्टॉन, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 4d10 5s2 5p1, फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा जिनॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 4f14 5d10 6s2 6p1। अब ये वाली तुम लिख लोगे, मैं सिर्फ नीचे नीचे वाले जो मुझे इंपॉर्टेंटली बताने हैं उनके लिख के बताती हूँ। यहाँ पे जिनॉन कितना आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p2। ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, तो बायो वाले की भी कितनी आ जाएगी जिनॉन 4f14 5d10 6 7 नहीं 6s2 6s2 6p3, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप देखो ये जो अपने ग्रुप 13 होते हैं, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक तो मैंने बोला जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, s और p के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो तो इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आगे होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जिसे आप कर दो +2 से कम कर दो, 2 यूनिट से कम कर दो, तो ये +1 भी शो करेंगे, +3 +1 सारे +3 +1 शो करेंगे, +3 +1 शो करेंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप नीचे जाओगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर +1 और यहाँ पे क्या होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन, एक +4 एक +2, 2 यूनिट से कम होगी, +5 और ये कितनी हो जाएगी +3, 2 यूनिट से भी क्यों कम होगी। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैं क्या कह रही हूँ, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये रिलक्टेंस क्यों शो कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिलक्टेंस शो कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली 2 से डिक्रीज होगी। अगर ये आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट से कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे +1 ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 4f के इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखेगा।
बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेने देगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं नीचे वाले हेवियर मेंबर्स में। इन हेवियर मेंबर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। तो इसकी वजह से मैं ऐसा बोल सकती हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ग्रुप नंबर 13 में, लेट्स से बोरोन +3, बैंगन आलू गाजर इन थैला, और एक ये शो कर रहे हैं +1 +1 +1 +1 +1। ग्रुप 14 भी लिख सकते हो, तुम्हारे पास है ग्रुप 14। कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। तो +4 इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपका ऑर्डर बन जाएगा ये। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तुम्हारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और हैवियर में तो तुम्हारी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी अपनी लेड +2। ऐसे ही तुम ग्रुप 15 में भी लिख सकते हो, ग्रुप 15 का लिख सकते हो नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये लोअर का पूछ लूंगी, इसमें लोअर का पूछ लूंगी तो उल्टा हो जाएगा, लोअर का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मेंबर्स हैं लास्ट के, ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा स्टेबल हैं। इसकी वजह से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी निकल के आते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड, लेड Pb2O3 Pb3O4, ये जितनी भी लेड की ऑक्साइड्स हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लेड +4 में है, लेड +4 में है, और आपको पता है लेड स्टेबल किस में है, +2 में। तो क्या होना चाहेगा, खुद की रिडक्शन कराएगा, खुद की रिडक्शन कराएगा तो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएगा। सो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। TlI3 does not exist as Tl+3 and 3I। देखो Tl ये कौन सा, बोरोन फैमिली में ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये तो +1 में स्टेबल है, तो इसीलिए ये Tl+3 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। और ये क्या करवाना चाहेगा, अगर ये है भी ऐसे, तो ये अपनी क्या कराना चाहेगा, रिडक्शन। तो खुद कैसे वर्क करेगा, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर Tl+3 है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। ठीक है, इट की जगह लिख देती हूँ Tl+3। खुद की क्योंकि रिडक्शन कराना चाहेगा, तो दूसरे की क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, तो इट विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने सीख लिया। अब कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारा साइज, ग्रुप 13 का देखो, क्योंकि उसमें क्या है, एक्सेप्शन है। ग्रुप 13 की एक्सेप्शन मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी करवाई थी, एक बार यहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तुम्हें पता है गैलियम में सबसे पहली बार तुम्हारे 3d10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3d10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहां पर क्या लगता है, तुम्हारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इसका साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे जैसे एन वैल्यू बढ़ती है हमारा साइज इंक्रीज करता है, लेकिन गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियम थैलियम, इनका साइज भी ऑलमोस्ट बराबर होता है, थैलियम का भी घटता है, बट स्टिल स्लाइटली तुम्हारा इंडियम से बड़ा होता है। तो तुम्हारा जो ऑर्डर निकल के आता है वो होता है बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम,
फिर उसके बाद इंडियम, फिर थैलियम। सो ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ टीसी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बाकी जो तुम्हारे ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 18 है उनमें कोई साइज का एक्सेप्शन नहीं है, वो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीज ही करेंगे। अब आ जाओ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी मैंने तुम्हें एक्सेप्शन बताया था, ग्रुप 13 में क्या है? डाउन द ग्रुप तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? डिक्रीज, डिक्रीज होनी चाहिए। बट होता क्या है? ये ऑर्डर होता है, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर होता है कि आपकी जो बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर थैलियम की। ऐसा क्यों हुआ होगा? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अब ये थैलियम सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो ये हम कमेंट नहीं कर सकते, हुआ ये एलसी की वजह से ही है। लेकिन कौन से नंबर पे आएगा वो चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, बोतल में गया अलादीन। कैसे याद रखोगे? बोतल में गया अलादीन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये है तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फॉर ग्रुप नंबर 13। और ग्रुप नंबर 14 में भी हमें एक चेंज मिलता है, दैट इज कहे सीता जी सुने प्रभु। अब प्रभु आगे आ जाएंगे, सुने पीछे चला जाएगा। तो ये तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सिर्फ आपका लेड और टिन में चेंज हुआ है। बाकियों में आयनाइजेशन का एनर्जी का ऑर्डर कैसा रहेगा? डाउन द ग्रुप तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो ये दो ऑर्डर याद रख लो, ग्रुप 13 और ग्रुप 13 और 14 के याद रहेंगे। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, जैसे कि डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप किसी में भी देखा जाए तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ता है तो डेंसिटी इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर तुम कार्बन वाले ग्रुप में जाओ और कार्बन तुम एज अ डायमंड ले रहे हो, तब तुम्हारी कार्बन की डेंसिटी सिलिकॉन से ज्यादा होगी। लेकिन अगर कार्बन एज अ ग्रेफाइट एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है? एलोट्रॉप्स कार्बन के, तो फिर ग्रेफाइट की डेंसिटी सिलिकॉन से कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जो डायमंड है ये कैसा है? कोवेलेंट, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। ये कैसा होता है? काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा इसका मास होता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जबकि तुम्हें पता है तुम्हारा ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटती है। तो ये चीज एक याद रख लेना जस्ट फॉर ग्रुप नंबर 14। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास जो ग्रुप नंबर 13 है और ग्रुप नंबर 14 है, तो उनमें तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन ग्रुप नंबर 15 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये याद रह जाएगा बेटा, ठीक है, याद रह जाएगा। कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक सोच लेना अपने मन में जिससे तुम याद रख सको, ठीक है। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज याद रख लो कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है, सबसे कम हीलियम का होता है, सबसे कम। किसी से भी कंपेयर कर लो, सबसे कम किसका होगा? हीलियम का। फिर देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आ सकती है याद रखने में। देखो 13 पे देखे तो बोरोल, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम। अब गैलियम तो हम पढ़ते भी हैं, है ना, पाम में रखते ही मेल्ट हो जाता है, तो हम याद रख सकते हैं कि गैलियम का सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। सबसे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? गैलियम का, है ना। छोटी क्लासेस में भी तुम पढ़ते थे विच आर द मेटल्स जो कि पाम में रखते ही मेल्ट हो जाते थे, गैलियम याद करो। तो ये तुम्हें याद रहेगा। अब इसका भी तुम्हें याद रहेगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो सेम है तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी वाला, सेम एज, सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी।
और 17 18 का सॉर्टेड है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, तो ये सॉर्टेड है हमारे। हमें दिक्कत है कि बाकी के ऑर्डर कैसे याद करें, तो जनरली वो तुमसे मिनिमम या मैक्सिमम पूछता है, मिनिमम मैक्सिमम याद रख लो अगर तुम्हें ऑर्डर कभी भूल भी जाता है। फिर 15 में क्या होता है हमारा, तुम्हारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक तक तो डिक्रीज करता है तुम्हारा मेल्टिंग, इंक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस तो इंक्रीज करता है। नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। फिर तुम्हारा क्या करता है इसमें, फिर तुम्हारा डिक्रीज करता है, फिर तुम्हारा क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या कर रहा है तुम्हारा, इंक्रीज। अब जो फाइनल ऑर्डर निकल के आता है वो कुछ इस तरह का होता है कि आर्सेनिक, फिर तुम्हारा एसबी, फिर बिस्मथ, फिर पी, फिर एन, ये तुम्हारा क्या है, ऑर्डर है। ग्रुप 16 में भी देख लो, टेरिलूरियम का सबसे ज्यादा, सबसे कम ऑक्सीजन का, एटलीस्ट इतना तुम याद रख लो इसमें मेल्टिंग पॉइंट में। अब एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इन पी ब्लॉक, तो जो अपने अपने रिस्पेक्टिव जो ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है वो कुछ एनामोलस बिहेवियर शो करता है, और किससे बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से। तो जैसे हमारे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हो गए है ना, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनका जो बिहेवियर है वो बाकी के ग्रुप मेंबर से डिफरेंट क्यों होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, तो ये एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। क्या क्या रीजंस हैं इनके, एक तो स्मॉल साइज, इनका साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होती है, आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होती है, इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, और एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, बाकी सबके पास खाली ऑर्बिटल मिलेगा लेकिन इनके पास नहीं होता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, तभी ये कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं क्यों ये एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखो अब आ जाते हैं हम लोग रिएक्शंस पे, रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 13। अच्छा उससे पहले एक सेकंड, उससे पहले ना हम ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अब हमने जो रिएक्शंस देखने हैं बेसिकली हमने देखना है कि ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो हम लोग कैसे देखेंगे, चलो इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होती हैं ये तो लर्न करनी है। हमें पता है कि हमें देखना है जनरल रिएक्शन कि कोई एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑब्वियसली ऑक्साइड बनाएगा, है ना, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब ये ऑक्साइड हमारी कैसी हो सकती है, ये ऑक्साइड हमारी बेसिक हो सकती है, ये एसिडिक भी हो सकती है, ये एम्फोटेरिक नेचर की भी हो सकती है, ये हमारी न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये चार तरह की नेचर हमें ऑक्साइड्स में देखने को मिलेगी। ध्यान रहे कि हमारे कुछ नोबल मेटल्स हैं, कुछ नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड सम इनर्ट गैसेस एंड सम इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड। ये ध्यान रहे भाई, ये कई बार पूछ लेते हैं, लाइन आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में कि नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड्स बेसिक एसिडिक, तो जनरली बोले बेटा, तो जनरली बोले मेटल की ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जनरली हमारी कैसी होती हैं, एसिडिक। लेकिन मैंगनीज +7 में और क्रोमियम +6 में, जैसे CrO3, Mn2O7, ये वाली ऑक्साइड्स हमारी कैसी होती हैं, ये हमारी एसिडिक होती हैं। ये वाली ऑक्साइड क्योंकि ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक होती है, बाकी बेसिक। एम्फोटेरिक में जो ऑक्साइड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है, न्यूट्रल वाली भी लिखी है। देखो न्यूट्रल आप याद रख लो, NO N2O CO, यही हमारी कैसी है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ पे नॉन मेटल नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, जिसकी हमारी ऑक्साइड्स कैसी होती है, न्यूट्रल। इनकी और भी ऑक्साइड्स होती हैं जो बेसिक जो एसिडिक होती हैं, लेकिन ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल होती हैं। अच्छा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे सब जन आओ गाओ सुनो पंजाबी कीर्तन मन लगा के, कैसे याद रखोगे इसे, ऐसे सब जन आओ गाओ सुनो पंजाबी कीर्तन मन लगा के।
अब ये जो क्रोमियम है, मैंगनीज है, ये अपना +3, और सिर्फ क्रोमियम +3 में मैंगनीज +4 में कैसा होता है इनका नेचर, एम्फोटेरिक। क्रोमियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6, लोअर +2। लोअर में ये बेसिक है, लोअर में ये बेसिक है, हायर में ये एसिडिक है, +3 में ये एम्फोटेरिक है, और मैंगनीज अपने +7 में बेटा एसिडिक है, +2 में बेसिक है। ध्यान रहे तो +3 और +4 में क्रोमियम और मैंगनीज कैसे हैं, एम्फोटेरिक। और बाकी के सारे ऑक्साइड्स कैसे होंगे हमारे, बाकी सबके ऑक्साइड्स हमारे होंगे एम्फोटेरिक। अच्छा, अब हमारे पास हमने जनरली बोला कि मेटल के ऑक्साइड्स हमारे कैसे होते हैं, बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक। अब कुछ बच्चे सोचते हैं भाई मेटलॉइड्स के जो होंगे फिर वो होंगे एम्फोटेरिक। तो देख लो आप, इसमें मेटलॉइड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड्स, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन पढ़ने आते। सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते, ये हमारे कैसे हैं, मेटलॉइड्स। ये हमारे क्या हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो आप देखो Sb का ऑक्साइड है, Sb का ऑक्साइड हमारा कैसा है, हमारा एम्फोटेरिक है। आर्सेनिक का भी एम्फोटेरिक है, लेकिन उसके अलावा जिंक है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेटलॉइड्स वाले ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, कोई कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनके ऑक्साइड्स बेसिक या फिर एसिडिक हो सकते हैं हमारे मेटलॉइड्स के। कौन कौन से हैं मेटलॉइड्स, हम इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। अब हम चलते हैं अपना ग्रुप 13 के रिएक्शंस पे। तो मैंने बोला ग्रुप 13 के क्या जनरल रिएक्शन जो हम सबके साथ पढ़ेंगे, तो ऑक्साइड बनाना हो गया, हाइड्राइड बनाना हो गया, नाइट्राइड बनाना हो गया। तो जब एलिमेंट ऑक्साइड बनाएगा तो जो ग्रुप 13 है वो क्या किस टाइप की ऑक्साइड बनाएगा, E2O3 टाइप की, है ना, क्योंकि उसकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारा, E2O3। तो B2O3 बोरोन की ऑक्साइड एसिडिक होती है, हमने अभी अभी देखा एल्यूमिनियम गैलियम की एम्फोटेरिक होती है। अब तुम ग्रुप में सारी एम्फोटेरिक पहचान लोगे उस पर्टिकुलर ट्रिक से। और बाकी ऑक्साइड्स इंडियम थेलियम की कैसी होती है, बेसिक। नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या आएगा, E+N2 गिव्स यू En, जैसे AlN। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाने आता है ना, तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा, En का। E+X2 गिव्स यू BX3। तो ये तो तुम्हें पता ही है, जैसे BF3, BCl3, AlCl3। सिर्फ हमारा TlCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है Tl+3 इज नॉट स्टेबल। ठीक है, Tl+3 इज नॉट स्टेबल। तो ये हमारे पास क्या आगे, ग्रुप नंबर 13 के हमारे रिएक्शंस आगे। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट है तुम्हारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 14th। तो 14th में भी क्या होगा, ऑक्साइड वाला रिएक्शन देखना है। तो ग्रुप नंबर 14 तुम्हारा कौन सा है, कार्बन वाला ग्रुप है ना, कार्बन वाला ग्रुप है। तो तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट ले ले हम, +O2, तो ये कैसी ऑक्साइड बनाएगा, दो तरह की ऑक्साइड बना सकता है ये, या तो EO टाइप की ऑक्साइड बनाएगा या EO2 टाइप की ऑक्साइड बनाएगा, है ना। EO टाइप की ऑक्साइड बनाएगा। अगर तुम्हारा ये +4 में है, +4 में है तो ये वाली ऑक्साइड बनाएगा। अगर तुम्हारा +2 में है तो तुम्हारे पास कौन सी ऑक्साइड बनाएगा, EO टाइप की। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो इस तरह की ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो देखो कैसी कैसी ऑक्साइड्स हमारी ये एग्जिस्ट करेंगी, कैसी कैसी ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करेंगी तुम्हारी EO टाइप की। CO कहे सीता जी, सुने प्रभु। तो एक तो ये वाली ऑक्साइड्स होंगी, और बाकी तुम्हारी जैसे CO2 हो गया, SiO2 हो गया, GeO2, SnO2, PbO2, है ना, ये सब हो गया। तो इसमें तुम देखो कि ये तो न्यूट्रल है, ये तो हमने अभी अभी बात की थी भाई, न्यूट्रल है, इसको तो डायरेक्टली याद ही रख लो। एम्फोटेरिक भी हमें याद है कि ये वाली ऑक्साइड्स हमारी कैसी हैं, ये वाली ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक हैं।
ये तुम्हारी एसिडिक है, ये सारी कैसी हैं, एसिडिक। इनको एक ही बारी में लिख देती हूँ मैं, ये एसिडिक है। अब इसमें देखो GiO, ये भी कैसी है, एसिडिक है। अब ये जो SiO है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी कमेंट नहीं करता है। इसके बारे में वो ये लिखता है कि SiO ये एग्जिस्ट ही बहुत हाई टेम्परेचर पे करती है। SiO एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, ये काफी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो नेचर देख लो कितना इजी हो गया ना हमारे लिए डिसाइड करना। हमने एम्फोटेरिक वाली अलग याद कर ली है, न्यूट्रल वाली अलग याद कर ली है, तो हम अब इजीली इनका नेचर बता सकते हैं। देखते हैं हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। ओके, तो देखो हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा, जब तुम्हारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हैलाइड के साथ क्या बनाएंगे, हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। कौन कौन से टाइप के हैलाइड बना सकते हैं, कार्बन फैमिली है तो दो तरह के हैलाइड बना पाएंगे, EX2 या फिर EX4 टाइप के हैलाइड्स, जैसे CCl4 बनता है ना, इसी तरह के हैलाइड्स ये लोग बना पाएंगे। अब देखो ये जो हमारे +4 वाले हैलाइड्स होते हैं, +4 वाले हैलाइड्स का नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर। भाई केटाइन पे जितना ज्यादा अपना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। हमने ये चीजें कहाँ पढ़ी है, फेजान्स रूल में। लेकिन देखो PbF4 और SnF4 हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एनाइन का साइज तो कम हो रहा है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो एनाइन का साइज हमारा कम हो रहा है, कैटाइन का साइज बहुत बढ़ गया है। कैटाइन, लेड का साइज भी बड़ा है, टिन का साइज भी बड़ा है, जबकि हमें पता है कि कैटाइन का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना ज्यादा कैटाइन का साइज कम उतनी पोलराइजेशन ज्यादा। तो यहाँ पे दोनों चीजें उल्टी हो रखी हैं, इसीलिए कैसे होंगे, आयनिक होंगे। अब हम बोल रहे हैं EX2 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, EX4 में स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये चीज हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो मैं कार्बन X2 ये वाले हैलाइड लिखूं, और एक मैंने बना दिया X4 वाले हैलाइड्स। तो तुम खुद सोचो कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो जहां ये +2 वाले हैं ये ज्यादा स्टेबल होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने अभी अभी पढ़ा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमारी, वो कहाँ होती है, ऊपर वाली तरफ स्टेबल होती है, और जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल। तो इनकी जो लोअर, इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर तुम्हारी ये हैवियर एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कम स्टेबल होंगे। यही चीज पढ़ी हमने अभी अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट में। अच्छा, अब तुम्हारे पास है कि वाटर के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं ये, तो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन वाला ग्रुप वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है यूजुअली। लेड को करना चाहिए, बट लेड क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। उसके पास क्या होती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं शो कर पाता। लेकिन हाँ, अगर हम स्टीम के फॉर्म में ले ले वाटर को तो ये रिएक्शन हमारे शो कर जाएंगे। अब देखो हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 15। 14 कंप्लीट हो गया, अब 15 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखो 15th में तुम्हारे जो एलिमेंट्स है वो ऑक्साइड कैसे कैसे बना सकते हैं, E2O3 टाइप की, E2O5 की, E2O5 टाइप की। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन फॉस्फोरस की, वो कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। और ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैसी होती है, एम्फोटेरिक। बिस्मथ की ऑक्साइड इज वेरी वेरी बेसिक। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तुम्हें वैसे ही याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दी थी अभी, तो एम्फोटेरिक तुमको याद हो जाएंगी। अब हेलाइड्स की बात करें तो हमारे पास जो EX3 टाइप के या EX5 के या ट्राई हेलाइड्स एग्जिस्ट करेंगे, पेंटा हेलाइड्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये सारे कैसे होते हैं, कोवलेंट। ये कैसे होते हैं सारे कोवलेंट एक्सेप्ट BiF3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फजान रूल का ही उल्टा हो रहा है। हमारा जो बिस्मथ है उसका साइज बड़ा है, एनाइन का साइज छोटा है, तो इसमें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये कैसा होगा, आयनिक।
और EX3 EX5 में बोले किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली +5 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कैटाइन पे चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से आप लोग रिलेट कर पाओगे। NX5 डज नॉट एग्जिस्ट, भाई क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, ये भी तुमको बता रखा है, जब इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो अपनी कोवेलेंसी कैसे एक्सपैंड करेगा, नहीं कर सकता। Amongst NX3 ओनली NF3 इज स्टेबल, बाकी जो होते हैं NCl3 वगैरह NBr3 ये कैसे होता है कि हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव। तो जो NF3 होता है वो हमारा स्टेबल होता है। अब कुछ हम लोग रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पर N2 के प्रेपरेशन की। तो देखो हमारे पास बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड से हमको क्या मिलेगा यहाँ पर N2, और ये जो N2 हमें यहाँ पे मिलती है, दिस N2 इज वेरी प्योर, दिस N2 इज वेरी प्योर, प्योर N2 obtained by these reactions। अच्छा NH4N2 NO2 को अगर हीट कर दे तो भी N2 मिलता है। अमोनियम क्रोमेट है हमारे पास यहाँ पे, इससे भी हमको N2 मिलता है। अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 के रिएक्शन से भी हमको N2 यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर है। अब N2 कैसा होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी, MOT में हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था, 3 होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें, डायमैग्नेटिक होता है। रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट होता है, क्योंकि भाई इसके जो 3 बॉन्ड है दे आर हाईली स्टेबल, दे आर हाईली स्टेबल। तो ये ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, यूज टू क्रिएट अ इनर्ट मीडियम ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। इसको तोड़ने जाओगे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये ऑलमोस्ट हमारा कैसा होता है, इनर्ट। अब रिएक्शंस देख लो N2 की, मेटल और नाइट्रोजन रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड बनाते हैं। N2 + O2 2000 केल्विन पे NO बनाते हैं। N2 + H2 ये तो हेबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने की, NH3 तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में अब है भी नहीं। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो फॉस्फोरस एल्केलाइन मीडियम में हमें क्या दे रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एक ही मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। रीडॉक्स में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है और काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। P4Cl2 PCl3 बना रहा है, Cl2 एक्सेस में ले लेंगे, PCl5 बनाएगा। O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, P4O10 बनाएगा, लेकिन P4 की O2 के साथ इनर्ट मीडियम में, मतलब N2 डाल देंगे, इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करेगी, कम ऑक्सीडेशन होगी, P4O6 बनेगा। P4SOCl2 जो है वो PCl3 बनाएगा, P4SO2Cl2 PCl5 बनाएगा, क्योंकि हमारा SO2Cl2 जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो खुद की रिडक्शन करवा रहा है, तो ये क्या करेगा, और इसके 0 से इसको +5 में लेके जा रहा है, जबकि SOCl2 हमें 0 से +3 में लेके जा रहा है। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, SO2Cl2। तो सल्फर +6 में इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब है हमारा यहाँ पे Ca3P2, यहाँ से तुम्हारा जो फॉस्फाइड है ये H+ लेके बना देगा PH3। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा जो P3 नेगेटिव है, H+ इस बार क्या देगा, एसिड, तो PH3 बना देगा। साइड प्रोडक्ट CaCl2 निकलेगा, यहाँ वाटर था तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ग्रुप नंबर 16 की। यहाँ पर आपका एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड। कैसी, EO2 और EO3 टाइप की। EO2 और EO3 सारी ऑक्साइड्स कैसी होंगी, इस ग्रुप 16 की एसिडिक होने वाली है। SO2 कैसी होती है, रिड्यूसिंग। टेलीरियम O2 कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग। ये चीज हमें एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ध्यान से इसको देखें कि हमारा जब हम SO2 से ओल्ड स्टाइल से टेपो सल्फर से टेलुरियम की तरफ आते हैं, तो हमारा रिड्यूसिंग जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सल्फर +4 से ज्यादा +6 में स्टेबल है, तो +4 से +6 खुद की ऑक्सीडेशन कराएगा, दूसरे की रिडक्शन। टेलुरियम तुम्हारा +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं डाउन द ग्रुप स्टेबल होती है। तो टेलुरियम +2 ज्यादा स्टेबल है तुम्हारा, तो ये रिडक्शन +4 में होगा, रिडक्शन करेगा,
खुद की रिडक्शन करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन, तो एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। यहाँ पे तुम देखो EX2, ये हमें किस तरह के हेलाइड्स देते हैं, EX2, EX4, ES6 टाइप के। तो जब ग्रुप 16 हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह के हेलाइड्स मिलेंगे जिसमें EF6 ही स्टेबल होता है, SF6 ही स्टेबल होता है। अब देखो इस ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन है, गैस है, पैरामैग्नेटिक है, कहाँ पड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में। उसके पाई स्टार में कैसे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। पैरामैग्नेटिक होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है। चलिए प्रेपरेशन की बात करें तो ये हम लोग डीकम्पोजिशन से कर सकते हैं। KClO3 के डीकम्पोजिशन पे O2 मिलता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट को हीट करें तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। KMnO4 को हीट करें तो ऑक्सीजन मिलता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड को करें तब हमें O2 मिलता है। सिल्वर के ऑक्साइड से O2 मिलता है। लेड नाइट्रेट से हमको O2 मिलता है। तो ये सारे हमारे कैसे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, हमारे ऑक्सीजन के प्रेपरेशन करने के तरीके हैं। अब लार्ज स्केल प्रेपरेशन देखो कैसे होती है। आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराओ, और वाटर ऐसे खुद तो टूटेगा नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो H2 कहाँ मिलता है, कैथोड पे, O2 कहाँ मिलता है, एनोड पे। तो ये चीज आप देख सकते हो। हमें यहाँ पे अगर 2 मोल हाइड्रोजन मिलेगा तो 1 मोल यहाँ पे क्या मिलता है, ऑक्सीजन। बाय एयर, एयर से कैसे, इंडस्ट्रियल मेथड है ये। एयर में क्या होता है, O2 होता है, N2 होता है, CO2 होता है, H2 होता है, ठीक है। आप CaCl2 डालोगे, ये क्या है, इट्स अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मॉइस्चर निकालेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो मॉइस्चर निकाल देगा, और फिर क्या बचेगी, सिर्फ गैसेस। फिर आप बेस डालोगे तो CO2 कैसी है, एसिडिक ऑक्साइड, ये हमारी इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगी। फिर O2 N2 बचेगा, पहले आप उन्हें लिक्विफाई करोगे हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे, तो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। फिर डिस्टिलेशन कराओगे तो N2 हमारी पहले डिस्टिल्ड आउट हो जाएगी, और जो बच जाएगी हमें क्या मिल जाएगी, O2। तो ये जो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है, बहुत पहले कभी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। नाउ रिएक्शंस ऑफ O2, रिएक्शंस ऑफ O2 की अगर हम बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन देखो सबके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बनाएगा। फॉस्फोरस के साथ P4O10, कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। मीथेन की कंबस्शन के रिएक्शन से तुम्हारा CO2 H2O बनता है। HClO2 CO2 H2O, ZnSO2, तो ये क्या है, रोस्टिंग है ना। मेटलर्जी में पढ़ते थे हम लोग रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स क्या करती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं उसे क्या बोलते थे, रोस्टिंग। SO2 प्लस हाफ O2 क्या बनाता है, SO3। तो ये कुछ हमारे रिएक्शंस हैं O2 के। अब ओजोन के रिएक्शंस देख लो। ओजोन इज जस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ O2 ओनली। यहाँ पे बेटा वेरी रिएक्टिव, नॉट फाउंड एट सी लेवल, ऊपर ही मिलती है हमको। एट द हाइट अबाउट 20 किलोमीटर इज फॉर्म बाय एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, तो हाइट पे मिलेगी। प्रेपरेशन देख लो, O2 चेंज हो रहा है ओजोन में, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आप ये सोचो कि एक स्टेबल चीज अनस्टेबल में जा रही है तो रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। डेल्टा जी आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आप देखो 3 मोल से 2 मोल भी बन रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है, प्रोसेस भी आपकी एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो दोनों ही फैक्टर्स आपके क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये नॉन स्पॉन्टेनिटी जब हम चेक करते थे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हमें पता है एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, बट ये दोनों ही उल्टे हैं। तो दैट मीन्स इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आपको ये प्रोसेस करवानी पड़ेगी। तो ज्यादा इसे हम इलेक्ट्रिक करंट देके, इलेक्ट्रोलिसिस से ही हम इस प्रोसेस को करवाते हैं। अब बात करें अगर उल्टा करवाना हो तो ये तो बहुत ही फेवरेबल प्रोसेस है, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव है, प्रोसेस कैसी है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा जी ऑब्वियसली आपका नेगेटिव ही आएगा। ओके, रिएक्शंस ऑफ O3 देखो तो इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो PbSO3 का रिएक्शन कराएंगे, PbSO4 O2 रिलीज होगी हमारे पास। H2S से कराएंगे, सल्फर बनेगा, और क्या बनेगा हमारा, O2 बनेगा। NO2 का रिएक्शन O3 से कराएंगे, NO2
प्लस हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, O2 बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हमारी कैसी हैं, ऑक्सीजन की। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, अच्छा ये रिएक्शंस हो गई, एक मिनट, ये रिएक्शन जो होती है हमारी, ये ओजोन डिप्लीशन में काम आती है। काम क्या आती है, वैसे तो बुरी बात है ना ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, NO होगा। ठीक है, यहाँ पे NO होगा, NO प्लस O3 क्या कर रहा है, NO2 और O2। ये NO कहाँ से रिलीज होती है बेटा, ये NO रिलीज होती है तुम्हारी सुपरसोनिक जेट से। सुपरसोनिक जेट से जो NO रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, हमारी एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उससे रिएक्शन कर रहा है, तो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, ओजोन कहीं ना कहीं कम हो रही है क्योंकि चेंज हो जा रहा है NO2 और O2 में। ठीक है, तो ये यहां से देख लो, +2 से किस में जा रही है, +4 में जा रही है। तो ये क्या हो रही है तुम्हारी, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, NO के साथ रिएक्शन कर लेता है, खुद डिप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 17। अब हम चलते हैं 17 की तरफ। तो देखो हमारे जो 17th ग्रुप के मेंबर्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोस्टली अनस्टेबल होती हैं। फ्लोरीन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके OF2 या O2F2 बनाता है, इसे हम ऑक्साइड नहीं कहते हैं, इन्हें हम फ्लोराइड्स कहते हैं। इन्हें हम फ्लोराइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसी के बेसिस पे हम फ्लोराइड्स या ऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि ऑक्साइड जो जनरली ऑक्साइड बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बट एक फ्लोरीन ही है जिसकी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो जिसकी ज्यादा होती है उसके नाम पे ही नाम बोला जाता है, तो इन्हें हम फ्लोराइड्स बोलते हैं। OF2 O2F2 टाइप, O2F2 इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब ये रिएक्शन जो है, ये जो लाइन है ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, इट इज यूज टू रिकवर प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल में आपका प्लूटोनियम यूज होता है, बहुत सारा जो प्लूटोनियम होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, वो अनरिएक्टेड वे में ही बाहर निकल जाता है, तो बिकॉज दैट इज कॉस्टली, वी डोंट वांट टू वेस्ट इट, तो हम क्या करते हैं, इस O2F2 को यूज करते हैं, जो भी निकल गया, जो यूज हो गया वो तो हो गया, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको हम यूज करते हैं रिकवर करने के लिए, उसे हम रिकवर करते हैं O2F2 की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा इट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और इसे हम क्या करते हैं, प्लूटोनियम रिकवर करने में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देगा, उसमें से PuF6 के फॉर्म में प्लूटोनियम को निकाल लेगा। तो ये लाइन हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, तो यस पूछी जा सकती है ये चीज भी हम लोगों को, तो इसे भी इग्नोर ना करें। अब क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाता है, ये सारी क्या है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट दे आर ऑल्सो एक्सप्लोसिव। ब्रोमीन क्या होता है, O2 नेगेटिव ऑफ ब्रोमीन आर लीस्ट स्टेबल। भाई ब्रोमीन की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, दे आर लीस्ट स्टेबल। वो कैसी होती है, लीस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो ICl सबसे कम स्टेबल किसकी है, Br की। क्यों, क्योंकि देखो I और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी है, तो यहाँ पे फिर भी कैसा होता है, आयनिक नेचर हो जाता है, ऑक्साइड्स बन जाती हैं। क्लोरीन के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी भी कम नहीं है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ना ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इस कारण से जो इसकी ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। अब देखो आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन की जो ये ऑक्साइड्स हैं I2O4, I2O5, I2O7, ये कैसी होती है, कलरफुल होती हैं, ये सॉलिड होते हैं नेचर के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और I2O5 इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO की एस्टिमेशन के लिए भी ये यूज होता है, पॉल्यूशन वाले जो हम टेस्ट करते हैं उसमें। X प्लस X डैश, X डैश अलग है, X अलग है दोनों ही हेलोजेंस, लेकिन दोनों अलग अलग हेलोजेंस है, तो फिर ये मिलके क्या बनाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश, इस तरह के ये क्या बनाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड इज more than simple halogen compounds like F2Cl2 Br2 I2 because they are non-polar। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटर हेलोजन कंपाउंड की, तो ये जैसे ये दोनों अलग अलग हैं, तो पोलर नेचर है ना इंटर हेलोजन कंपाउंड का, और F2 ये Cl2 ये कैसे हैं, ये नॉन पोलर टाइप के हैं, तो पोलर वालों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नॉन पोलर वालों से।
तो इसीलिए इंटर हेलोजेंस का ज्यादा होता है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर इंटर हेलोजन, फिर हेलोजेंस अदर देन F2। भाई F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है तुम्हारा लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमको देखनी है ग्रुप 18 की। तो ग्रुप 18 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स हम लोग यहाँ पे सबसे पहले भी जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ था ग्रुप 18 का, वो कौन सा कंपाउंड डिस्कवर हुआ था? जिनॉन का, है ना। तो इसमें क्या था कि जब ऑक्सीजन का रिएक्शन, O2 का रिएक्शन हम लोग करवा रहे थे प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम के कंपाउंड के साथ, तो देखा ये गया कि सेम रिएक्शन ही जिनॉन दे रहा है। तो इसका रीजन ये बताया गया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो O2 की होती है जिनॉन की होती है, दे आर कंपेरेबल। तो जैसा रिएक्शन O2 करके दे रहा था वैसा ही जिनॉन करके दे रहा था। देखते हैं हम लोग रिएक्शन देख के। तो देखो कुछ रिएक्शन जो हमारे पास है, जैसे कि मान लो पहले रिएक्शन जब O2 के साथ रिएक्शन करवाया गया PTF6 का, PTF6 का, तो हमें क्या मिला यहाँ से? O2 पॉजिटिव, PTF6 नेगेटिव। ये हमें रेड कलर का कंपाउंड मिला। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार जिनॉन का भी रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। जिनॉन का रिएक्शन करवाया तो क्या मिला? जिनॉन प्लस PTF6, तो भी सेम रेड कलर का कंपाउंड मिल गया। इसका मतलब जिनॉन ने रिएक्शन कर दिया, इसका मतलब ये भी रिएक्ट कर सकते हैं जैसे हमारा O2 रिएक्ट कर रहा है। तो इन्होंने रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनॉन is approximately equal to the ionization energy of O2। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल थी, तो जैसा रिएक्शन हमारा O2 ने शो किया वैसा ही जिनॉन ने कर दिया। तो जो पहला कंपाउंड हो गया जिनॉन का सिंथेसाइज वो ये था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ noble gas synthesized by नील बार्टलेट। इसे बार्टलेट कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये पहला कंपाउंड इस तरह से सिंथेसाइज हो गया था। फिर कुछ रिएक्शन है जिनॉन के, जिनॉन F2 के साथ अगर कम लेंगे हम फ्लोरीन तो जिनॉन F2 बनेगा, अगर थोड़ा ज्यादा ले लेंगे जिनॉन F4, अगर F2 और एक्सेस में ले लोगे तो जिनॉन F6 बन जाएगा। अगर आप वही फ्लोरिनेटिंग एजेंट जो हमने यूज किया था उसका रिएक्शन जिनॉन F4 के साथ कराओगे तो भी जिनॉन F6 बनेगा। और कुछ फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन है तो इन्हें हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जो तुम्हारे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्शन करा रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं? एक्सेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। यहां से एक फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेंगे, PF5 से PF6 बन गया, तो ये देगा इस पे पॉजिटिव, जो लेगा उस पे नेगेटिव। एल्कली मेटल जो होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे? हेलोजन डोनर होंगे, ये डोनेट कर देगा इन्हें। तो ये XCF7 नेगेटिव और ये सीजियम प्लस इसने दिया तो इस पे प्लस चार्ज। तो देख लो एल्कली जो है वो तुम्हारा एक्ट कर रहा है एज ए डोनर। यहां पे लिखती हूँ ये, इसे इसे देखो, ये है ना डोनर, वहां पे बता, तो ये डोनर की तरह, और यहाँ पे ये जो एक्ट कर रहा है ये एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ध्यान रहे जहां पी ब्लॉक वाला आए वहां पे एक्सेप्ट कर लो, और जहां पे तुम्हारा एल्कली मेटल आए वहां पे डोनेट कर लो। ये देखो ये अगेन पी ब्लॉक, तो ये क्या कर रहा है? तुम्हारा एक्सेप्ट कर रहा है, तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये तुम्हारे कुछ फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पी ब्लॉक। हमने मोस्टली चीजें देख ली, बट आपको फिर भी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन चीजें रीड करनी है, क्योंकि जितना भी पी ब्लॉक बचा है अब बहुत ज्यादा भी नहीं है, कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो प्रॉपर्टीज वगैरह हमारे सिलेबस में है उनको बहुत अच्छे से आप लाइन टू लाइन रीड कीजिए, और इन चैप्टर से जितना स्कोर कर सकते हो थ्योरेटिक चैप्टर से उतना करो। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।